नमस्कार छात्रों, गद्यखंड से आज पाठ है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। पाठ 14 और आज ये पाठ हम पढ़ेंगे। काव्यखंड से बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। गद्यखंड का ये पाठ हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग आज मैं आपको समझाऊंगी और दूसरे भाग में हम प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। पाठ पढ़ने से पहले लेखक के विषय में जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 में बिहार में हुआ था। 4 मार्च 1921 में। मैला आंचल, पड़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्नि खोर, आदिम की रात्रि महक, श्रावणी की दोपहरी धूर आदि उनकी रचनाएं थी। और 11 अप्रैल सन 1977 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य में आंचलिक लेखक, आंचलिक उपन्यासकार से रूप में प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे जो उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। साथ में ही उन्होंने अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई देश को सक्रिय करने में। देश के आंदोलनों में वो सक्रिय रहे। देश को जागरूक करने में उन्होंने अपना साहित्यिक रूप से योगदान देकर भी काफ़ी भाग निभाया। सन 1954 में बहुत चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल उनका आया और जिन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। आंचलिक मैला आंचल उपन्यास ने आंचलिक उपन्यासों में विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ है। आंचलिक की अवधारणा ने कथा सहित गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा कर दिया और लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक किसी अवधारणा से भरी भरकम चीज को नायक की तरह अंचल को ही नायक बना दिया। उनकी रचना में फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधित्व कहानियों जो थी उनकी रचनाओं में एक अनगढ़ रूप से ही अलग दिखता था। इसीलिए उनको अंचल की तरफ से शस्य श्यामल हैं तो दूसरी तरफ से धूल भरा मैला भी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित हो रहा था, ऐसे में रेणु जी ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं को, अर्थात गांवों की समस्याओं को, कस्बों की समस्याओं को भी ध्यान में खींचा। उनकी रचनाएं इसी अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली और साहचर्य में भी प्रमुख है। छात्रों, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित तब उनकी बहुत चर्चित कहानी पहलवान की ढोलक आज हम पढ़ेंगे और उसका केंद्र बिंदु जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि रेणु जी लेखनी अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव अपनी रचनाओं में उकेरते थे और यहाँ पर जो पाठ हम पढ़ेंगे उस पाठ में हम गद्य में पद्य का, संगीत का उत्पन्न होना वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है, परंतु यहाँ पर वो चीज़ हम दिखेंगे। यहाँ पर हम गद्य में संगीत को पढ़ेंगे और यही चीज़ इस कहानी का मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है। साथ में ही अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज़ और एक पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य भी दुर्लभ देखने को मिला है। साथ में ही कहानी इस ओर आकर्षित करती है कि दिन प्रतिदिन हमारे समाज से लोक कला जो लुप्त हो रही हैं, लोक कलाकारों को उतना महत्व नहीं मिलता है। बहुत सारे जो खेल हैं, हमारे लोक खेल हैं, वो भी समाप्त हो रहे हैं। तो उसी ओर जागरूक करने के लिए भी ये कहानी लिखी है। और एक प्रसिद्ध जो कहानी के पात्र हैं पहलवान लुट्टन की, ये पूरी इर्द गिर्द कहानी घूमती है। साथ में ही ये हमारी व्यवस्था की भी पोल खोलती है कि वास्तव में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये उस समय का भी सत्य था और आज के भी समय का सत्य है कि महामारी के समय में, कहानी में हम महामारी को भी महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। आज भी एक महामारी से हम जूझ रहे हैं और क्या हम उस महामारी में कितने सक्षम हुए हैं और कितने अक्षम हुए हैं, वो सब हम पाठ के माध्यम से भी जानेंगे। और साथ में ही एक लेखक ने कहा है कि हमारी लोक कलाओं के प्रति हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। निश्चय ही हमें ऐसा प्रश्न का उत्तर पाठ पढ़ के मिलेगा। पाठ है पहलवान की ढोलक। लेखक कह रहे हैं कि जाड़े का दिन है, अमावस्या की रात, ठंडी ठंडी काली रात, मलेरिया और हैजा से पीड़ित पूरा गांव
जो है पीड़ित है। सारा गांव समस्या झेल रहा है। झोपड़ियों से सन्नाटे की आवाज़ है। निशब्दता चारों ओर घिरी हुई है। अंधेरी रात जैसे चुपचाप आंसू बहा रही है, क्योंकि गांव में महामारी और मलेरिया जैसे महामारियों का प्रकोप छाया हुआ है। किस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तारा अगर टूट रहा हो तो दूसरा उस पर खिलखिलाकर हंस पड़ा हो। सियारों के किरंदर और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। तो लेखक ने एक गांव का दृश्य यहाँ पर बताया कि एक गांव जिसमें महामारी मलेरिया और हैजा जैसी महामारी फैली हुई है। हर घर में सन्नाटा है, क्योंकि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो जा रही है। और जो सियार हैं, जो उनकी जो रोने की आवाज़ है और कंदरों की रोने की आवाज़ कभी कभी सन्नाटे को चीर देती है, वरना पूरा गांव बिल्कुल सन्नाटे और अंधेरे में डूबा रहता है। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने में एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घुरों से गठरी की तरह सिकुड़ते और मन मारकर पड़े रहते हैं। संध्या की गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जानवर भी उस गांव में रो रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि हर घर से रोने की आवाज़ है। करुणा हर घर में व्याप्त है। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती है। उसकी सारी भीषणता को ताल और ठोक कर ललकारती रहती है सिर्फ एक पहलवान की ढोलक। तो लेखक कह रहे पूरा गांव इस महामारी की चपेट में है, परंतु पूरी रात एक ताल ठोक कर ललकारती हुई सिर्फ एक पहलवान की ढोलक, जो रात्रि भर ढोलक बजाता रहता है, संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती है। चढ़धा गिरधा चढ़धा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़धा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव के लिए संजीवनी शक्ति भरी हुई है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है, परंतु एक पहलवान, जो लुट्टन पहलवान है, वो अपनी ढोलक बजाकर पूरे गांव को माना क्या दे रहा हो, ढांढस बना रहा हो, पूरा गांव को एक सकारात्मक सोच दे रहा हो कि हमें इस महामारी से लड़ना है। और मानो यही उसकी ढोल की थाप पूरे गांव में संजीवनी बूटी बिखेर रही हो। यूँ तो वह कहता था, लुट्टन पहलवान को होल इंडिया भर लोग जानते हैं। और किस तरह से होल इंडिया भर लोग जानते हैं, किंतु उनमें होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर में लोग उसके नाम पर अवश्य ही परिचित थे। अब यहाँ पर आज की परिस्थिति उन्होंने दिखाई है कि कहानी कि इस तरह से लुट्टन के गांव की स्थिति ये है। अब लेखक जो है लुट्टन के बचपन में जाते हैं, लुट्टन के जीवन काल में जाते हैं। जो लुट्टन पहलवान है पूरी कहानी का मुख्य पात्र है। लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही लुट्टन को अनाथ बनाकर चल बसे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया। बचपन में ही वह गाय चराता, ठीक है, और धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, पर लुट्टन क्या करता था, लुट्टन ने सिर पर कसरत का धून लोगों को बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने को और बाहों को सुडौल तथा मांसबल सल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उसे डरते भी थे, और यहाँ तक कि वह दोनों हाथों से दोनों ओर 45 डिग्री की दूसरी ओर फैला देता था। पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। अब किस तरह से लुट्टन जो नामक एक पहलवान है, उसके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है कि लुट्टन 9 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो चुका था, और उससे ही पहले उसके माता पिता गुजर चुके थे। विवाह के पश्चात, उस समय बाल विवाह की प्रथा रही होगी, तो विवाह के पश्चात जो उसकी सास है उसने उसकी देखभाल की है।
और उसको पूरा भरण पोषण उसका किया है, उसका पालन पोषण अच्छे से किया है। बचपन से ही लुटन कसरत किया करता था, इसलिए वो उसे ये भी गुस्सा था कि वो जो गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं, इसलिए वो बदला लेने के लिए भी पहलवानी करना चाहता था। अब क्या हुआ, एक बार दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेला में लुटन चला गया। पहलवानों की कुश्ती दांव पेच देकर उसे नहीं रहा गया। जवानी में मस्त ढोल ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब शेर का बच्चा एक पहलवान का नाम था और गांव में वो मेला देखने के लिए गया था, परंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ढोल मुझे बुला रहा हो, इसलिए वो रुक नहीं पाया। और एक प्रसिद्ध पहलवान जिसका असली नाम चांद सिंह था, उसे उसने चुनौती दे दिया। वह अपना गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान वाले गिरोह को अपनी जोड़ी से उम्र में सभी पठानों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चों की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भर छोटी दुल्की लगाया करता था। ये कौन है? चांद सिंह की बात लेखक कह रहे हैं। मैदान में किस तरह से नौजवान पहलवान उसको लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे और अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए वह चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता भी फिरता था। श्यामनगर के दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा ने उसे दरबार में रखने की बातें कह रहे थे कि लुटन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब सम्मान प्राप्त चांद सिंह ने पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। अब जो चांद सिंह पहलवान था, जिसको शेर का बच्चा नाम भी उसका था, वो बहुत पठानों को, पंजाबी पठानों को हरा चुका था और काफ़ी उससे और पहलवान डरते थे, परंतु यहाँ पर लुटन ने उसे क्या कर दी? चुनौती दे दी। सब लोग लुटन की आलोचना करने लग गए, ये पागल है, ये मर जाएगा, ये चांद सिंह पे से जा भिड़ेगा, चांद सिंह इतना भयंकर पहलवान है। परंतु लुटन ने भी हार नहीं मानी और राजा किस तरह से क्या हुआ फिर कि बहादुर लुटन ने बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल कर उठा खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुटन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, आओ जाओ मेला देखकर घर लौटो। अब किस तरह से राजा साहब भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि नहीं, ये बच्चा है और चांद सिंह पहलवान जो है वो इतना प्रसिद्ध पहलवान है, इस बच्चे को तो वो मार ही डालेगा। परंतु लुटन ने भी उत्तर दिया राजा साहब को कि नहीं सरकार, हुक्म हो सरकार, हम लड़ेंगे, तुम पागल हो जाओगे। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों को तक धमकाया। देह में गोश्त नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गड़ा रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो रहे थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुटन पर गालियां की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुटन के पक्ष में चिल्ला रहा था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान पर खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ लो। किसको आज्ञा दे दी? लुटन को। बाजी बजने लगे, दर्शकों को फिर से उत्तेजना हुई, अर्थात दर्शक भी प्रोत्साहित हो गए। कोलाहल बढ़ गया कि अब लुटन जैसा सामान्य व्यक्ति किससे लड़ेगा? चांद सिंह उर्फ शेर के बच्चे नामक पहलवान से लड़ेगा। लुटन के पक्ष में कोई भी नहीं था, कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं था। चांद सिंह ने जोड़ी चांद कुश्ती हो रही थी। चढ़धा गिरधा भरी आवाज, एक ढोल जो अब चुप था बोलने लगा। अब किस तरह से चढ़धा चटाक ढाक चिढ़ा अर्थात वाह पटे। अब किस तरह से लुटन ने चांद को कसकर दबा दिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां
हलवा हो जाएगा, हंसी से नहीं शेर का बच्चा है बच्चों। अब किस तरह से दूसरी बार लुटन ने फिर से आवाज़ सुनी ढोलक की, चरधा चरधा चरदार था, मत डरना मत डरना। ऐसे शब्द लुटन को प्रतीत हो रहे थे कि ढोलक जो है अपनी आवाज़ से ऐसे शब्दों से मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। लुटन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुटन की आंखें बाहर निकल रही थी, उनकी छाती फटते फटते हो रही थी। राजमत बहुत महत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुटन के पक्ष में सिर्फ एक ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल वह अपनी शक्ति को दांव पेच में परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकत धिना, धाक धिना तिरकत धिना। लुटन को स्पष्ट सुनाई दिया, ढोल कह रहा है, दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। यहाँ पर जो कुश्ती लुटन और शेर के बच्चे अर्थात चांद सिंह के बीच में लड़ी जा रही है, सब दर्शक जो है चांद सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु लुटन को सिर्फ एक ही चीज़ से सबल मिल रहा है, एक ही चीज़ से प्रोत्साहन मिल रहा है, वो है ढोल, वो है ढोल की थाप। छात्रों, अगले भाग में हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।